नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र खिरिया मिश्र ललितपुर में विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मैं जो कृषि विज्ञान केंद्र का राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत जो मॉडल फार्म में है वहाँ पे मैं हूँ। और यहाँ पे हमारी मसूर की फसल, अलसी की फसल और गेहूँ की फसल लगी हुई है। यहाँ पे हमारे एक ज़िले के प्रगतिशील कृषक और जैविक खेती के विख्यात पर्सन हैं। थोड़ा अपना भी परिचय दें। क्या नाम? कपूर सिंह पटेल, ग्राम पिपरिया पाली, ब्लॉक बिरधा, जनपद ललितपुर का निवासी हूँ। ललितपुर में रहता हूँ और आज तिवारी जी से मिलके काफ़ी प्रसन्नता हुई। और तिवारी जी जो यहाँ विज्ञान केंद्र पे प्रदर्शन के लिए फसल बोई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो फसल जो बीज किसान की पहुँच से विलुप्त होती जा रही वो भी हमने जो है यहाँ पर प्रजाति की फसल देखी, जैसे कि अलसी है। हाँ, धन्यवाद पटेल जी। अभी आप यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे जो हमारी प्राकृतिक खेती अंतर्गत जो फसल है, जैविक खेती अंतर्गत जो फसल लगी हुई है और जो रासायनिक खेती के अंतर्गत आपने सभी घूम के देखा। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक खेती का है इसमें तीनों में क्या डिफरेंस मिला आपको? सर इसमें ये है कि जो बोई है फसल मसूर की है, अलसी है और गेहूँ है। ये तीनों अलग अलग है। तो हमने जो है प्राकृतिक खेती की भी देखी, जैविक खाद की भी देखी और रसायन उर्वरक वाली भी देखी है। तो सर जो आपकी प्राकृतिक खेती है वो नंबर 1 पे है, उससे सेकंड पे आपकी जैविक वाली है। और DAP यूरिया की फसल उकस रही सूख रही है सर। उसमें वो क्वालिटी और वो चमक पौधे में नहीं है। जो चमक होती है, आकर्षण होता है पौधे में, वो नहीं है सर। तो इसके पीछे क्या रीजन? इसके रीज़न ये है जो ज़मीन जिसको हम धरती माँ कहते हैं, किसानों के लगातार रसायन और कीटनाशक के डालने से ज़मीन की भू संरक्षण, जैसे जैविक केचुआ गिजारी, उसके साथ सैकड़ों प्रजाति के कीड़े मकोड़े रहते थे, वो प्रायः DAP यूरिया कीटनाशक के डालने से विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ज़मीन में जो उर्वरता शक्ति होती है वो क्षीण हो गई है सर। तो उसी की वजह से ज़मीन खराब हो रही, तो पैदावार और कृषक बंधु जो उसमें केवल DAP यूरिया डाल रहे हैं, तो जो अन्य पोषक तत्व है या जो हमारी जो जैविक क्रियाएँ हैं वो सब डिस्टर्ब हो गई हैं। तो इससे कुछ समय के लिए तो फसल को पोषक तत्व मिलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मृदा की उर्वरता शक्ति जो होती है वो बिल्कुल ही क्षीण हो गई है। ये जो हमारा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत है, इसमें देख रहे हैं मल्च हमने डाला था। इसलिए फसलों के अवशेष, यानी जो हमारे उर्द की फसल थी, कटाई के बाद जो अवशेष बच गया था वो इसमें डाल दिया गया था। तो उसमें डालने से क्या फ़ायदा हुआ, जैसे बुआई की हमने उसमें डाल दिया तो वो नमी को भी संरक्षित करता है, घास की संख्या को भी कम करता है और एक तरह से जो फसलों के जड़ों को उचित मात्रा में नमी चाहिए, पोषक तत्व चाहिए और तापमान चाहिए, वो उचित मात्रा में मिलती है। जो आपने मल्चिंग डाली है, मैंने भी उसको फसल में उखेड़ के देखी है। बहुत तो ज़मीन के अंदर जो नमी होती है वो नमी मल्चिंग की वजह से जो आपका वेस्ट मटेरियल आपने खेती किसानी का डाला है उससे काफ़ी कुछ उसको फसल अलग बेहतर आ रही है और नमी है उसको पोषण मिल रहा है सर। ऐसा ज़िले के लोग, कभी कभी किसान लोग बोलते हैं कि मतलब ये तीनों जो खेती है, पारंपरिक है यानी जो रासायनिक है, जो जैविक है और जो प्राकृतिक है, तो क्या ये प्राकृतिक को किसान हमारे करें तो क्या ये फ़ायदेमंद हो सकती है? किसान के लिए प्राकृतिक खेती फ़ायदेमंद है। उससे किसान की लागत ही नहीं घटेगी, अब तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा और जो बीमारियां बढ़ रही हैं सर वो बीमारियां भी रुकेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसको देसी गाय से लिंक किया गया है, यानी ये गौ आधारित प्राकृतिक खेती। जो हमारी देसी गाय है, जैसे थारपारकर है, जैसे गिरी है, साहिवाल है, कनकथा है, ये जनरली अपने ललितपुर में भी होती हैं। तो एक तरह से जो सरकार की तरफ से इतनी गौशालाएँ बन गई हैं, मेरा 40 से ज़्यादा गौशालाएँ हैं, 50,000 से ज़्यादा पशु हैं, तो उनका भी अगर यूटिलाइज करें, उनके गौमूत्र, उनके गोबर से ही, और हमारे जो आसपास की पेड़ पौधों की पत्तियां जो सुटेबल मतलब अवेलेबल उपलब्ध हैं, तो उन्हीं से हम बीजामृत हो जो बीज को शोधित करने के लिए बनाते हैं, घन जीवामृत और जो जीवामृत है पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए प्रयोग करते हैं।
और जो कीड़े मारने की दवा जैसे निमास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, दशपर्णी अर्क है, इसको भी हम आवश्यकता अनुसार बना के इसमें प्रयोग कर सकते हैं, सभी किसान कर सकते हैं। साथ में जो बीमारी अगर लग रही है तो बीमारी को भी नियंत्रण के लिए सोठास्त्र है जो बनाते हैं सोठ से, और जो छाछ जो मट्ठा जिसको बोलते हैं उससे बनाते हैं, तो उसको प्रयोग करने से हमारी बीमारी अगर थोड़ी बहुत आती है तो वो नियंत्रण हो सकती है। तो पौधा तो स्वस्थ रहेगा। जी जी बोलते हैं कि अगर आदमी स्वस्थ है तो बीमारी भी कम आती है। जी और पौधों में यही है, अगर स्वस्थ रहेंगे तो बीमारी कम आएगी। अगर चांस है आने का तो सावधानी पूर्वक समय रहते हम उसमें डाल दें तो फिर हमारी फसलों में वो समस्याएं नहीं आती हैं। और अगर सभी कृषक बंधु करें, जो डीएपी और यूरिया के पीछे इतनी भाग दौड़ है, इतनी कॉस्टली मिलता है, तो उसके भी पैसे की बचत होगी। और दूसरे जो हमारे जो लाभार्थी मतलब जो इसका उपभोग करते हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, और उनको पता चल जाए कि इस किसान ने, यानी आप स्वयं बोल रहे हैं कि हमें जैविक खेती कई साल से कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को पता नहीं है, तो लोगों को पता चल जाएगा तो आपसे ही लोग आप खरीदेंगे, क्योंकि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, कोई बीमार रहना नहीं चाहता है। आप स्वयं जहाँ पे बिलोंग करते हैं एक बार कृषि विज्ञान केंद्र में जरूर आएँ। यही समय है, सही समय है, सब आपको स्पष्ट दिखेगा। बताएं। जो जैविक या प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादित अनाज है, तो वो भी हमने देखा है, जैसे एक कट्टी 50 किलो की, हमने उसको डीएपी वाली उत्पादित अनाज से यानी गेहूं से भरा, उसको तोला, जितनी 50 किलो निकली हमने लिख लिया, और जो जैविक प्राकृतिक खेती की उत्पादित गेहूं की फसल उसको भरा, तो 50 जितनी बोरी में भरी 50 किलो उतनी जैविक वाली भरी, उसकी वजन 65 किलो आ गया। अच्छा। हाँ सर, तो वजन में भी अच्छी है, वजन और में भी पोषण है बहुत, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है इस उत्पादन वाले जैविक और प्राकृतिक खेती वाले उत्पादन में। सर आपके माध्यम से कोट करते हुए डॉक्टर साहब कहना चाहते हो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, जो गौशालाएँ हैं, गौशालाएँ आज जो है किसान के लिए परेशानी का सबक बनी है। लोगों ने छुट्टा जानवर कर दे, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर शासन एक गौशाला का बड़ा निर्माण का प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट लाए, और उसमें खाद बनाए, जैविक गौमूत्र से अर्क बनाए, और गोबर से लाइट जो बनाए, साथ में जो है मीथेन गैस तैयार करके और सिलेंडर भरे जिससे खाना बनता है। सर अगर इस प्रकार का गवर्नमेंट ऐसा लाते तो हम समझते हैं कि ये गाय के हित में बहुत बड़ा अच्छा होगा, और किसान के लिए देश के हित में बहुत बड़ा ये मील का पत्थर होगा। सर गाय भी हमारी संरक्षित रहेंगी, और जो सरकार की जो मंशा है ये एक तरह से उत्पादन मिले, गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिले, जो हम खा रहे हैं वो स्वस्थ खाएं, दूसरे को जो बेच रहे हैं वो भी स्वस्थ रहें। तो इस तरह एक तरह से हमारी जो जहाँ पे हैं उस गांव का, उस न्याय पंचायत का, उस विकास खंड का, उस ज़िले का एक तरह से बेहतर होगा, और एक तरह से जो देश हित में ये बहुत बड़ा अभियान होगा। पुनः थोड़ा सा अपना कृषक बंधु को अपना पूरा परिचय दें, अपना मोबाइल नंबर बताएं कि आपसे भी वो संपर्क करें, आपका जो उत्पाद है वो खरीदें। मेरा सभी कृषक बंधुओं के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम है। साथियों, जल और ज़मीन और जीवन को बचाना है तो प्राकृतिक खेती पे आना होगा, जैविक खेती पे आना। एकमात्र उपाय जैविक खाद और प्राकृतिक खेती है। खेती को और ज़मीन और जीवन को सभी चीज़ को बचाने के लिए तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि ललितपुर में कृषि विज्ञान केंद्र हमारे डॉक्टर तिवारी जी हैं, काफ़ी जो है इसमें एक्टिव हैं, दिनों रात लगे रहते हैं, किसानों के बीच में जाके किसानों को मोटिवेट करते हैं फसल के बारे में, उसके कीट के बारे में, सारी चीज़ के लिए। तो किसान भाई, सरकार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने हित के लिए आप जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर आएँ और जुड़ें आप। और कृषि विज्ञान केंद्र इसीलिए सरकार की संस्था यहाँ पे है, स्थापित है, और यहाँ पे ज़रूर आएँ, सब देखें सुने, जो उससे संबंधित कुछ क्वेरी है वो भी हम लोग बताने के लिए यहाँ पे तैयार है। पुनः आप सभी लोग का नमस्कार। हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से स्वागत और वंदन करते हैं कि जिन्होंने हम जैसे किसान के लिए अपने कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर में बुलाकर, और हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं जैविक खाद पर, प्राकृतिक खेती पर, उस कार्यक्रम को, उस विचारों को साझा करने का
आपने जो महत्व दिया उसके लिए मैं पुनः बार बार आपका ज्ञापित करता हूँ। आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।